नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी बंगाल के बीरभूम की हिंसा पर। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? बीरभूम में हुई हिंसा से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मच गया है। 22 मार्च को बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें 9 लोगों की जान गई। इसके बाद से ममता सरकार बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर है। दोनों ही पार्टियों ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी और कांग्रेस की माने तो पिछले 1 महीने में बंगाल में सियासी हिंसा में 26 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले पिछले साल बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सियासी हिंसा देखने को मिली थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे ने जोर पकड़ा तो ममता भी पीड़ित परिवारों से मिलने बीरभूम पहुंच गई और पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। ममता ने पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाने का भरोसा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में कब तक लोग सियासी हिंसा की भेंट चढ़ते रहेंगे और क्या ममता के राज में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है? आज इसी पर होगी चर्चा और कार्यक्रम में हो रहे हैं कुछ खास मेहमान शामिल। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन घोष चौधरी, टीएमसी समर्थक बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक सोमनाथ सिंगराय, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। आप सभी कार्यक्रम में शामिल है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल बादल साहब आपसे ही जाएगा। पश्चिम बंगाल हम बहुत कसीदे कहे जाते हैं इसके बारे में और ये धरती भी महान है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा हो रही है और खासतौर पे टीएमसी के शासनकाल में, ऐसा लगता है कि जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर है वो वाकई में अब हाथ से निकल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे लोकल 10.5 करोड़ लोग है बंगाल में, उसके अंदर कोई कुछ घटना घटी है, उसके ऊपर दीदी ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर लग गया। टीएमसी के जो वहां का ब्लॉक प्रेसिडेंट, भोपाल कार्यकर्ता, आईसी, एसडीओ सबको सस्पेंड किया गया और उसके बाद भी आज भुगतान भी दीदी वहां पर किया। 5 लाख का भुगतान घोषित किया और घर बनाने के लिए 1 लाख और इलाज के लिए 1 लाख करके आज घोषित कर दिया दीदी ने। ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन हाँ, इलेक्शन के समय में कुछ हुआ था, मैं भी मानता हूँ। और हमारा भी 17-18 लोगों को भाजपा के लोग ने मार दिया, हत्या किया था और घर से निकल कर पीट कर मार दिया। ऐसा बहुत सारे हुआ। और लेफ्ट के समय में जो हुआ था 34 साल में, बहुत सारे लोगों को 26,000 लोगों को मार दिया टीएमसी के और बहुत सारे विरोधियों को मारा था। लेफ्ट के समय में हुआ था। लेकिन 2011 ममता बनर्जी आने के बाद और 2022 तक ममता बनर्जी देखिए जितना राज्य है और जितना जिला है, सब हर जिला में कितने अच्छा काम किया। आप सेंट्रल गवर्नमेंट बार वही सर्टिफिकेट दे रहा है। जैसे 1 साल पहले लेकिन बादल जी 1 महीने में 26 लोगों की जान जाना, 9 लोगों का जिंदा जला दिया जाना, इसको लेके क्या कहेंगे? ठीक है, आपने मुआवजा दे रहे हैं, ममता जी वहां पहुंची, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब हो तो रहा है। बिल्कुल सर, थोड़ा कुछ जगह पर कुछ होता है, हिंसा होता है। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, लखीमपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, दलित के ऊपर अत्याचार होता है, जलाब्जियत के ऊपर। नहीं, देखिए सब बात करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ का बताइए। सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी एकदम शुरू से कि वहां भी हो रही है इसलिए यहाँ हो रही है, ये ठीक नहीं है। कुछ होता है, लेकिन बंगाल को सब मिलकर बंगाल को और ममता दीदी को टारगेट करते। क्यों जानते? लेफ्ट को हराया ममता दीदी और मोदी जी को हराया 2021 विधानसभा चुनाव में। और अगले 2024 में पूरे देश के लोग ममता बनर्जी, मोदी भारत से ममता बनर्जी का लड़ाई देखना चाहते हैं। और इसलिए ममता बनर्जी और बंगाल और बंगाली का बदनाम करने का कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। मैं भी मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन कुछ होता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो जैसे होता था 34 साल लेफ्ट के समय में, ऐसा अभी नहीं होता है। हाँ, इलेक्शन 2021 इलेक्शन सामने कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए म्युनिसिपलिटी इलेक्शन हुआ 2022 म्युनिसिपलिटी का एक भी कोई छोटा मोटा कोई घटना नहीं है। पंचायत के समय यहाँ पर थोड़ा कुछ हुआ था, लेकिन त्रिपुरा में देखिए, उत्तर प्रदेश में 80% के लोगों को पंचायत में नॉमिनेशन नहीं, विरोधियों को नहीं दिया। तो ऐसा तो होता है कुछ राज्यों में, बहुत सारे लोग। नहीं, मुझे लगता है बादल जी ऐसे तुलना हम नहीं कर सकते। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहले लगता था कि परसेप्शन में ज्यादा है, पहले लगता था कि बंगाल का शायद परसेप्शन ज्यादा खराब है, लेकिन अब ये दिखता है लगातार। देखिए चुनाव दूसरी जगह भी हुए, अभी 5 राज्यों में हुए, लेकिन जो बंगाल का चुनाव हुआ और आप बाकी चुनाव, वहां तो ऐसा नहीं कहीं आया। दीदी क्या शासन में, सुशासन में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लोकल घटना कुछ है। इसलिए तो दीदी भी कल कहा, भाई दूसरे का घर में आग क्यों लगा रहे हो, अपना घर में लगा के देखो ना कैसा लगता है।
दूसरा घर में क्यों आग लगा थे? कौन किसको कब क्या किया, उसके बाद उनको किसको नहीं, वो आपके घर में कैसे आग लगा रहे? चलिए, प्रियंका टिब्रेवाल, जो बंगाल में हो रहा है, आप लोगों ये कह रहे हैं कि आप उनके घर में आग लगा रहे हैं। ऐसा तो सब जगह होता है, उसकी तो कोई बात नहीं करता, सब बंगाल को टारगेट करते हैं। अरेस्ट किया, सस्पेंड भी किया। भाई मैं तो इनसे ये पूछूंगी कि किस किस के घर में ऐसा होता है कि औरतों और बच्चों को जिंदा जला दिया जाए? कौन कौन से राज्यों में ऐसा हुआ है? मुझे 10 राज्य गिना दें। दूसरी बात, इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात करी, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जो है वो इस कदर कंट्रोल में है कि गुंडे जो हैं वो आकर के बुलडोजर बाबा के डर से खुद ही आकर के सरेंडर कर देते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में कहां पर हुआ आज तक मुझे ये बताइए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की जो हिंसा है उसको अब ये आज आपके सामने मान रहे हैं, क्योंकि ये मानने पर विवश हैं, क्योंकि ऐसा जो है वो एनएचआरसी ने कह दिया है, हर रिपोर्ट ने ऐसा कहा है कि यहाँ हुआ, सीबीआई यहाँ आ गई, ईडी यहाँ आ गई, तो इनको कहना पड़ा। आसाम में कितना अत्याचार चल रहा है, कौन बीच में बदतमीजी कर रहा है? के ऊपर आज भी अरे बादल साहब, बोलने तो दीजिए उनको। देखिए, आप बोले तो आप ही बोले, सिर्फ मैंने टोका, वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर आगे अभी बहुत समय बोलने दीजिए। तमीज नहीं हुई डिबेट करने की, ये तो तमीज नहीं हुई। उनको बोलिए जरा। बादल जी से सुन ले पहले। थोड़ा कुछ बताइए। आसाम में एनएससी के नाम पर आप लोग जो अभी भी अत्याचार। अरे बादल भाई, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। आज आपका सुनने का दिन है, सुन लीजिए, देर रख के वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलने दीजिए उनको, और बात पूरी हो जाए तो जवाब दीजिएगा। 1 घंटे का शो है, बहुत वक्त है। बोलिए प्रियंका। दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि इन्होंने अभी जो कहा मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जो है वो गुंडे डर से सरेंडर करते हैं, और पश्चिम बंगाल में जो है वो गुंडे उस तरह के भूत हैं जिनको ममता बनर्जी ने बोतल से बाहर तो निकाल दिया, मगर अब बोतल के अंदर वापस घुसाना उनके बस की बात नहीं है। ये गुंडे उनके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उन्हीं के जो गुंडे हैं वो यहाँ पर बालू की दलाली का पैसा खाते हैं, कोयले की दलाली का पैसा खाते हैं, और जब नीचे वाले गुंडे उनसे मांगते हैं तो देते नहीं। आपस में लड़ाई होती है, एक दूसरे का खून होता है, जब किसी की हत्या हो जाती है तो उसका बदला और प्रतिशोध लेने के लिए दूसरे के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री क्या करती हैं? आज जाकर के मुख्यमंत्री ने उनका मुंह बंद करने की कोशिश की, विटनेस को हॉस्टाइल टर्न करने की कोशिश की। उन्होंने उनसे कहा 10 के बदले 10 नौकरियां दूंगी, जो 10 लोग मरे हैं उनके बदले 10 नौकरियां दूंगी, 1-1 लाख कॉम्पनसेशन दूंगी, और इसके अलावा जब कोई कुछ कहने लगा तो बोला चुप हो जाओ, ये सब बातें बोलने की दरकार नहीं है। उन्होंने डीआईजी को ये भी बोल दिया। देखिए, ठीक है, बोलेंगे तो फिर मैं डिबेट नहीं करूंगी। 10 सेकंड विपिन जी, ठीक है, 10 सेकंड, 1 मिनट रुक लेते हैं, आप उनका फिर जवाब दे दीजिएगा। बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए। भाजपा तो डीजी को सब बोल रहे थे ममता बनर्जी वहां पर क्यों नहीं गया, उन लोगों को क्या करेगा, ममता बनर्जी भुगतान क्यों नहीं देगा, सब का डिमांड कर रहे थे, हर चैनल पर डिमांड कर रहे थे। आज ममता दीदी कुछ दिया, कर्ज माफी का बात किया, 5 लाख का 1 लाख 1 लाख करके बात किया, वहां पर किया, सबके साथ बात किया, मिला। आज बोल गया, आपने कंटिन्यू करो अपनी बात। जी ठीक है, चलिए मैं चंदन घोष को लेकर आता हूँ। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट बादल और प्रियंका दोनों, क्योंकि और भी गेस्ट हैं यहाँ पर। चंदन घोष, एक जितना मुझे पता है, एक आपकी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी थोड़े दिन पहले, कांग्रेस की। लेकिन ये राजनीतिक हिंसा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको बादल साहब नकार रहे हैं कि बंगाल में कुछ नहीं होता, आप देखिए दूसरे प्रदेशों में भी होता है, पर ये किस्से कहानियां सबसे ज्यादा बंगाल की शीट पर क्यों दिख रहे हैं? ये देखिए, ये सही बात कहा आपने। आप पहले से शुरू किए, एक महीना में 26 को निधन हुआ, तो 26 मर्डर्स। अभी क्या है, अभी तृणमूल अपना जो ग्रुप है ना, तृणमूल ग्रुप बाई ग्रुप ये लोग लड़ रहे। आप अगर रामपुरहाट का जो इंसिडेंस घटा उसके बारे में आप देखिएगा, अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन 2018 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था, 34% बंगाल में अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन था। तो इसमें क्या हुआ, वो अपने में अपना बीच, वो अपने ही रोजगार में जुड़ गए, तो अपने में झमेला बना दिए। तो अभी क्या है, अभी ये तृणमूल कांग्रेस यहीं पे अपने पे ही लड़ रहा है, और इसके साथ जो यहाँ का मतलब विरोधी जो ग्रुप है, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टीज है, इन लोगों का ऊपर जहां जहां पे इन लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करने का मांगते हैं, तो वहीं पे जाके इन लोगों को अटैक कर देते।
तो ये तो बात हुआ। ये लास्ट चुनाव में जो कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ था, छलरा में हम लोगों का एक सिटिंग काउंसिलर का निधन हुआ। उसके बाद उन लोगों का अपना जो सिटिंग काउंसिलर, उनका भी ये पानीहाटी बोल के कॉर्पोरेशन है जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है, जहाँ पे उनका निधन हुआ एक ही दिन पे। तो 26 मर्डर्स, इसमें तो मतलब ये क्लियर आइडिया है बंगाल में क्या चल रहा है। ये बंगाल में अभी जो चल रहा है, ये ममता दीदी जैसे चला रही है, ये अपना ही बीच पे बंगाल का हालत बहुत बुरा है। अभी इनको मरना पड़ेगा, अभी इन लोगों को मरना पड़ेगा। ये तृणमूल वर्सेस तृणमूल का हो रहा है। और जहां पे प्रोटेस्ट का मामला है, वो प्रोटेस्ट कोई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट यहाँ पे करने नहीं देते। यही है अभी का हालत बंगाल। जी सिंगराय साहब, तो जो ये बात है बंगाल के अंदर, अब आप कह देंगे कि दूसरे राज्यों में है, एक लगता है लीगेसी सी चली आ रही है, तो चलिए वो भी मान लेते हैं कि थोड़ा सा परसेप्शन ऐसा बनता है। लेकिन ये जो अभी वाली ताजा हिंसा है, यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल राइवलरी है, यहाँ पे तो एक ही पार्टी के सारे लोग हैं और आपस में लड़ मर रहे हैं। तो ये जो चीज है, क्या जो संवेदनाएं हैं, जो सहनशीलता है, वो प्रदेश में खत्म होती सी दिख रही है? किसी को किसी चीज का डर नहीं है, सीधे बात हत्या पे चली जाती है। हाँ विपिन जी, हमको पूछ रहे हैं क्या? जी जी, आपको ही पूछा सर। हमको पूछ रहे हैं क्या? जी नहीं, विपिन जी, मैंने पहले एक बात बताना चाहता हूं, मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं तो मैंने आपको बोला भी नहीं सर, मैंने तो राजनीतिक विश्लेषक ही कहा। नहीं, बात में नहीं, कभी कोई प्रवक्ता ये सोच लेते हैं मैं तृणमूल का बात करता हूं, ये बात नहीं है। बंगाल में करोड़ों आबादी है, वो लोग सोचते हैं ममता बनर्जी का हाथ में बंगाल सेफ है, मैं उसमें एक हूँ। देखिए, जो बीरभूम का घटना है, ये क्या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है जैसे गुजरात में हुआ था, जैसे दूसरा जगह में होते हैं? बंगाल में भी हुआ, हमारा मरीज झपी देखिए, सूचपुर देखिए, नानून भी हुई। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है, नहीं है। ये कोई हिंदू मुसलमान, जो बीजेपी सबसे ख्याति है इन लोगों पर, हिंदू मुसलमान का दंगा है, ये दंगा नहीं है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये एक फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर में वहाँ पर ये घटना घटा। ये प्रियंका जी बोल रहा था बंगाल में अभी पॉलिटिकल मर्डर, ये सब दुष्कृति, ये सब बोल रहा था। मैं प्रियंका जी आपको एक जस्ट इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, पूरा इंडिया में 4128 MLA सीट है, 543 MP सीट है। उसमें से 2556 MLA और MP का ऊपर मर्डर, रेप, डकाती, बहुत सारे केसेस है। मान लिया, आपका भाषा में मान लिया, तृणमूल का 223 और 20 MP, सब ये क्राइम में वो लोग इन्वॉल्व है। बाकी 2256 जो बंगाल का नहीं है, वो लोग सब इन्वॉल्व है। ये सब मर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ मर्डर केस। साहब, इससे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? एक मिनट, आप ये प्रूव करना चाहता हूं, जो बात कर रहे हैं वो किसी भी तरह बंगाल में। एक मिनट, यही प्रॉब्लम है। अभी बादल जी का, आप बादल जी के बोल रहे, तब सुन लीजिए। मुझे लगा आपका हो गया। अच्छा लगेगा? हाँ, बोलिए। इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए। प्रियंका जी, आपका हिसाब से 2256 MLA और MP जो बंगाल में नहीं रहते हैं, वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है। आप बंगाल में इलेक्शन नहीं जीता, इसीलिए पीछे का दरवाजा से ये सरकार तोड़ने का कोशिश कर रहा है। 355, 356 आज भी नारा लगा रहा था आप लोग कलकत्ता में, बंगाल में। प्रियंका जी, ऐसे पीछे का दरवाजा से बंगाल में घुसने का कोशिश मत कीजिए। एक फैमिली वहां पर, अरे सिंगना साहब, वो पीछे से आ रहे, आगे से आ रहे, हम तो आपको सीधे आगे के दरवाजे से सवाल पूछ रहे हैं ना, वो बताइए। छोड़ दीजिए बीजेपी को, अभी हो गया। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, नहीं बोल रहा, वही तो बोल रहा हूँ। आप लोग बंगाल को सिर्फ काले लगाने का कोशिश कर रहे हैं। जो हकीकत है वो आप लोग नहीं दिखाते हैं। वो प्रियंका जी, आप नहीं बोल पाएंगे, फिर आप नहीं बोल पाएंगे, प्रियंका जी, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। अभी तक विपिन जी नहीं बोला, आपको परमिशन नहीं दिया। प्रियंका जी, परमिशन चाहिए, उनको बात पूरी कर लेने, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको दे दूंगा उसके बाद, करने दीजिए उनको बात पूरी। प्रियंका जी, आप तो वही 56,000 है ना, आप तो वही 56,000 है ना, जहां पर भी चुनाव में लड़ते हैं 56,000 से वोट से हटते हैं, आप वही प्रियंका जी है ना।
मैं अगर गलत हूं तो आप बोल दे। पर सिंगर राय साहब मुझे ये बताइए, मैं तो अभी आपकी बात कर रहा हूं, अभी आप अब 2 मिनट के लिए छोड़िए कि यहाँ प्रियंका जी बैठी हैं कि कांग्रेस बैठी है, आप बताइए ना जो सवाल मैंने पूछा। बंगाल में रहने वाले आप तो मैं तो वही तो बोलना चाहता हूं, लेकिन बोले कहां। नहीं तो बोलिए ना सर, आप फिर अगर वो कहेंगे कि उनके इतने हैं, इनका तुलना कीजिए, गलत हो जाएगा आज के दिन, उसकी संवेदनशीलता को समझिए। डेफिनेटली से बंगाल में आप लोग बोल रहे हैं बंगाल में क्राइम है। ये देश में 2256 एमएलए और एमपी है जो लोग डायरेक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है। ये हमारा नहीं, एडीआर का जो रिपोर्ट है उसमें देख लीजिए। और आप लोग बोल रहे हैं सिर्फ बंगाल में क्राइम है, लेकिन क्रिमिनल का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है बाहर। ये बीजेपी वाले को आप देख लीजिए, 44% ये क्रिमिनल जो लोग हैं केस इन्वॉल्व। ठीक है चलिए, हो गया। मैं इसको अलग, मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। नहीं रुकिए, ये बंगाल से इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है हर्षवर्धन, आप हमें ये बताइए कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या ये राजनीति हो रही है बंगाल के अंदर? विपिन जी बड़े कलेजे, प्रियंका जी आऊंगा आपके पास। इसीलिए ना ओसी को बहुत कलेजे वाले लोगों को आपने बैठा रखा है। जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की तस्वीरें हमने लगातार बंगाल से देखी, कोई भी जरा सा भी जिसको शर्म होगी, संवेदना होगी, मानवता होगी, वो कहेगा कि ये हत्यारी सरकार है तृणमूल कांग्रेस की। और उसके बाद भी अगर आप ये बताएं कि देश भर में इतने विधायक, इतने सांसद उनके ऊपर आरोप हैं, उन सब के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मामले चल रहे हैं, और ये बेहयाई भला कैसे हो सकती है कि देखिए वो हिंदू मुसलमान नहीं मारे गए। अरे आप सोचिए जरा कि जिस राज्य में चुनाव के बाद वहां के लोगों को निकलकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, शरण लेनी पड़ती। मुझे एक जगह बता दीजिए, एक राज्य बताइए कि जहां चुनाव के बाद वहां के लोगों को भागकर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। रखकर देखिए, मुझे लगता है कि अगर बादल भाई रुकिए ना, रुकिए जरा। क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है ये 2012। बादल जी रुकिए, थोड़ा बोलने तो दीजिए उनको। नहीं देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप किसी को बोलने नहीं देंगे, क्योंकि आज आपके पास बोलने के लिए है नहीं, डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आप ये टैक्टिक कि भाई बोलने ही मत दो। नहीं, मुझे हर्षवर्धन का ऑडियो दीजिए, इस समय बात पूरी करने दीजिए, फिर बोलिएगा, बहुत समय। आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस राज्य में क्या कुछ हो रहा है? एससी मॉनिटर्ड कमेटी क्या कह रही है, वहां के कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम ने क्या कहा है, सब के सब भाजपाई हो गए। सारे लोग क्या भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? लाशों की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती है? चुनाव से लेकर चुनाव के बाद तक, चुनाव के दौरान, चुनाव के बीच में सिर्फ और सिर्फ हत्या। ये बंगाल मॉडल है। इसी को ममता बनर्जी खेला होवे कर रही थी, और इसी के आधार पर पूरे देश में वो 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहती हैं। शर्मनाक है कि उसको टीवी चैनल पर ये लोग डिफेंड करने बैठे। ये इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती। जी आशुतोष, कैसे देखेंगे जो कुछ इस समय बंगाल में हो रहा है, चाहे वो जो घटना घटी जो कि बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही खराब है, और उसके बाद जो भी राजनीतिक बयानबाजी चाहे कहीं से भी आ रही हो? देखिए विपिन, अगर इस आधार पे अगर ममता बनर्जी की सरकार को हत्यारी सरकार कहा जाएगा, तो फिर इस देश की कौन सी सरकार है जिसको हत्यारी सरकार नहीं कहा जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को हत्यारी सरकार नहीं कहा जाएगा? जब लखीमपुर का मामला हुआ कितने लोग मरे थे, उस पर किसका बेटा इन्वॉल्व था? देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा इन्वॉल्व था। तो इस तरीके से हाइपरबोलिक बात बिल्कुल अलग है। साफ तौर पर है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक राजनीतिक संस्कृति है, और वो राजनीतिक संस्कृति उसमें हिंसा अंतर्निहित है। इसलिए कभी भी उत्तर बंगाल के अंदर चुनाव होते हैं, आप उस बंगाल के अंदर आप हिंसा को देखते हैं, चाहे वो टीएमसी बनाम टीएमसी हो, चाहे टीएमसी बनाम बीजेपी हो, चाहे बीजेपी बनाम किसी और को हो। जब बीजेपी वहां पावरफुल नहीं थी तो वहां पर लेफ्ट बनाम टीएमसी के बीच में झगड़ा था। मुझे अच्छी तरीके से याद है 1987-1986 ममता बनर्जी के ऊपर मर्डरस असॉल्ट हुआ था, और वो मरने से बची थी। तो ऐसा नहीं कि आज कोई बंगाल के अंदर कोई नई हिंसा हो रही है, लेकिन इस हिंसा को जिस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके भी अंतर देखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि लखीमपुर का जब मामला होता है, जब केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा इन्वॉल्व होता है, तो गवर्नर चुप रहते हैं, देश की केंद्रीय सत्ता से आवाज नहीं आती है?
सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, हाथरस के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो एक सरकार वहां पे चुनी गई है, जनता ने उसको चुन के भेजा है, जाहिर सी बात है वहां का हाईकोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आप स्टेटस रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दीजिए। अगर वहां की सरकार इन्वॉल्व होगी तो जाहिर सी बात उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर आप किसी सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। सबसे पहले वहां के गवर्नर को अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। जिस भाषा को इस्तेमाल करते हैं ऐसा लगता है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर नहीं बल्कि किसी और के गवर्नर है। तो ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, किसी एक मसले पर राजनीतिक एजेंडा खड़ा कर देना और लगातार एक सरकार को बदनाम कर देना, उस आधार पर तो बहुत सारी सरकारों को बदनाम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हाईकोर्ट मॉनिटर करा तो आप तो उसको उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, हाईकोर्ट में जो कहना वो कहेगा। ठीक है प्रियंका जी, क्या बंगाल में जो कुछ घटना घटी, जैसे सभी लोग कह रहे हैं उसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुखद है, लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन की नौबत वहां पर आ गई है जिसकी आपने मांग रखी है? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि जिनके अंदर इंसानियत बची है और इंसानियत का जज्बा है, वही लोग यहाँ के लोगों की पीड़ा समझ पाएंगे, और बाकी जो नहीं समझ रहे उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी बात से आप स्पष्ट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, सोमनाथ जी ने अभी अभी कहा कि पॉलिटिकल किलिंग्स कहाँ नहीं होती, सबसे ज्यादा कौन एमएलए कौन एमपी किनके अगेंस्ट में केसेस है। मैं ये आपको बताती हूँ कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि वेस्ट बंगाल जो है वो पॉलिटिकल किलिंग्स में नंबर 1 है, नंबर 1 पर आता है। दूसरी बात, लिस्ट टॉप करता है वो, चलिए किसी भी तरह हो, पश्चिम बंगाल का नाम बदनामी से ही सही हो तो रहा है। दूसरी बात, अभी जो मैंने आशुतोष साहब को बोलते हुए सुना कि गवर्नर साहब जो है वो भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर है, किस तरह के शब्द व्यवहार करते हैं। मैं कहती हूँ आप शब्दों से इतने परेशान हो जा रहे हैं, लोगों की जानें चली जा रही हैं, उनको जिंदा जला दिया जा रहा, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, औरतों के बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ तक कि एक 65 साल की माँ का बलात्कार हो रहा है, लेकिन आपको शब्दों की पड़ी है। मुख्यमंत्री जब आज वहां जाती हैं, जाने के बाद अपने डीजी से क्या कहती हैं? वो कहती है कि कड़ा केस लिखो, ऐसे सेक्शन दो। मैं यही इसी बात से पूछना चाहती हूँ कि जब एक डीजी को आप इस तरीके से धमकाते हुए ये बोल रही हैं कि क्या केस देना है ये भी आप बता रही हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो सकती है? कभी भी नहीं। अगर किसी भी नेता का नाम आएगा तो जिस डीजी को आप धमका रही हैं आज, उसको आप कल अपनी ऑफिस में धमकाएंगे कि नेता का नाम काटो। यानी इसी से साबित हो गया कि पुलिस के पास कोई भी तरह के पावर नहीं है अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अभी सोमनाथ जी ने कुछ कहा मेरे बारे में, कुछ पर्सनल कमेंट्स किए, वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल मैं वही प्रियंका तिब्रेवाल हूं जिसने जब यहाँ बाई इलेक्शन हुआ आपकी मुख्यमंत्री सबसे कम वोटों के डिफरेंस से जीती है। शर्म आनी चाहिए, गांव में जो जीते तब तो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था, ममता बनर्जी को नहीं। और मैं वही प्रियंका तिब्रेवाल हूं जो उससे आंख में आंख मिला के लड़ी थी। आप जैसे लोगों की जैसे हाँ में हाँ नहीं मिलाती, गलत का साथ नहीं देती, तो पहचान के रखिए। ठीक है चलिए हर्षवर्धन, मुझे बताइए, जो एक गवर्नर वाला आशुतोष ने भी मामला उठाया और प्रियंका ने भी उसका जवाब दिया, लेकिन क्या एक राज्य के अंदर एक गवर्नर और एक मुख्यमंत्री, इनका समन्वय होना जरूरी है जो पश्चिम बंगाल में नहीं दिख रहा? नहीं, निश्चित तौर पर समन्वय होना चाहिए और पश्चिम बंगाल नहीं सभी राज्यों में होना चाहिए। लेकिन जब हम जगदीप धनखड़ के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर वो क्यों बोल रहे हैं, क्या जगदीप धनखड़ ने किसी ऐसे मामले में दखल देने की कोशिश की, कहा कि राज्य सरकार का ये काम है, इसको ये काम नहीं करना चाहिए? क्या जो सरकार चल रही है ममता बनर्जी की, उसके फैसलों को लेकर उन्होंने ऐतराज उठाया? वो उन जगहों पर गए जहां मानवता की हत्या हुई, जहां लोगों को मार दिया गया, जहां लोगों का घर जला दिया गया, जहां दुष्कर्म हुआ, जहां लोग गवर्नर के पैर पर गिरकर रोने लगे कि इस सरकार में हम नहीं बच सकते। और देखिए विपिन जी, ये बहुत गंभीर बात है। अगर इस देश में हम लोग बैठकर टीवी पर ये कहने लगे कि बंगाल में तो पॉलिटिकल मर्डर की, पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, अच्छा है कि कल्चर की बात हम करेंगे, संस्कृति तो ये हो नहीं सकती। बंगाल की संस्कृति हिंसा की हुई क्योंकि कम्युनिस्ट वहां इस तरह का काम कर रहे थे, मार काट, हिंसा, दुराचार, दुष्कर्म, घर जलाना, अवैध बम की फैक्ट्री करना। देश के किस राज्य के चुनाव में हर चरण में हिंसा होती है?
देश के किस राज्य के चुनाव में चाहे चुनाव हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक छोटा सा आंकड़ा बताया है कि पिछले 1 महीने में 26 लोगों को मार दिया गया। और देखिए ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये तो तृणमूल कांग्रेस के आपस के लोग हैं, ये दरअसल बताता है कि बंगाल कितने गंभीर ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, वहां कितना खतरनाक विष जहर भर गया है कि अब वो कोई बीजेपी या कोई कांग्रेस या कोई सीपीएम या कोई सीपीआई की जरूरत नहीं है। वहां बड़ा अपराधी होगा तो तृणमूल कांग्रेस में उसको प्रमोशन मिलेगा, बड़ा अपराधी होगा तो ममता बनर्जी का प्रिय हो जाएगा। और ये वही वीरभूम है जहां अणुव्रत मंडल, जिनके ऊपर ढेर सारे आरोप हैं, इतने बड़े बड़े आरोप हैं कि उसकी जानकारी करके आनी चाहिए राजनीतिक विश्लेषकों को, पत्रकारों को। और यहां अवैध बम की फैक्ट्री हर दूसरे चौथे गांव में, इसकी रिपोर्ट है। और वो बाकायदा जाते हैं अदालत के सामने कि हमें सीबीआई के सामने पेश नहीं होना पड़े। ऐसा किसी राज्य में हाल नहीं है। और अगर इस हाल को भी कोई कह रहा है कि दूसरे राज्यों से तुलना कर सकते हैं, तो फिर तो मैं यही कहूंगा कि दरअसल लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसका मजाक हम लोग बना रहे हैं। हम लोगों को किसी से मतलब नहीं, लोगों की हत्या हो जाए, लोगों को मार दिया जाए, हमें मतलब यह है कि हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम सिर्फ इसी की बात। ठीक है, सोमनाथ कुछ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सोमनाथ ये बात है, अभी आपने ही कहा कि यहाँ पर पहले बहुत अत्याचार हुआ और दीदी के साथ भी ये हुआ, तो हम तो उम्मीद करते थे कि दीदी आएंगी तो सब खत्म होगा। मेरा खत्म हो गया, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। नहीं, ठीक है, वो आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। विपिन जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, सबसे अच्छा जगह, सड़क जैसा जगह है, उसका नाम है गुजरात, जहां पर प्रियंका जी का हिसाब से बलात्कार नहीं होता है, मर्डर नहीं होते हैं, खून नहीं होते हैं। फिर भी गुजरात का चीफ मिनिस्टर विधानसभा में बोलता है पुलिस स्टेशन में हम लोग पिटा के 188 आदमी को मार दिया है। इसका मतलब कोई बलात्कारी को नहीं मारा, कोई डकैत को नहीं मारा, कोई खूनी को नहीं मारा, आम आदमी 188 आम आदमी, प्रियंका जी का हिसाब से 188 आम पुलिस को देकर, लाठी देकर उसको मार दिया है। कौन सा सर्ग राज का बात कर रहे हैं? आम आदमी को मार रहा है, वहां पर तो बलात्कार नहीं होता है। फिर 188 आदमी चीफ मिनिस्टर कैसे बोल रहा है उसको पुलिस स्टेशन में उसको मार दिया हम लोगों ने? एक छोटा सा हिसाब दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब जो पीछे दरवाजे से आके 355 356 करने का कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। ये राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर गवर्नर है, ऐसा आशुतोष जी से ही बोला है, ऐसा जो स्टेटमेंट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट का अगेंस्ट, ममता बनर्जी का अगेंस्ट, ये सरकार का अगेंस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने भी, मैं उनका पास भी जानना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी आप भी बोलिए ना, कैसे गुजरात का जेल में 188 आदमी को पिटा के मारा है पुलिस ने? सिर्फ आपका मुख से सुनना चाहता हूँ, क्यों मारा है? ये लोग तो अच्छा आदमी है, वहां पर तो बलात्कार नहीं होता है, खूनी नहीं होता है, डाकती नहीं होते, कुछ नहीं होते हैं। फिर भी 188 आदमी को चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहा है पुलिस स्टेशन में उसको पीट के मारा है। क्यों मारा है? आम आदमी को क्यों मारा है? मैं वही पूछना चाहता हूं आपको, त्रिपाठी जी। चलिए त्रिपाठी जी से जवाब ले लीजिएगा, लेकिन मैं बादल साहब के पास जा रहा हूं। इसको बता दूं, ये जरूरी है कि जवाब दे दीजिए। सिंघा राय बड़ी विचित्र सी बातें कर रहे हैं। हिंसा की, इस तरह की हत्या की बात में वो बता रहे हैं कि इतने मामले हैं, वो सब एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं और किसी राज्य में बिल्कुल मामले छोड़िए। 188 आदमी को जेल का अंदर पुलिस वाले ने पिटा के मारा था। वो लोग बलात्कार नहीं। त्रिपाठी जी सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए, नहीं तो वो मैं भी कर सकता हूं जवाब कर रहे हैं। नहीं, जवाब नहीं में जा रहा है। सिर्फ मैं पूछा था आपको, जो 88 आदमी को पुलिस स्टेशन में गुजरात गवर्नमेंट में मारा है, ये लोग साधु था क्या, बलात्कारी था क्या, खूनी था क्या, डाकू था? हिम्मत रखिए, आपसे बहुत तेज आवाज है मेरी। बस और कुछ नहीं। चलिए बात तो सुन लीजिए उनकी। सोमनाथ जी बात तो सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? मैं अरे जवाब तो दूसरे लाइन पे जा रहा है। वो तो मैं गुजरात लाइन आप थोड़ी तय करेंगे। आपने सवाल पूछा, वो जवाब देंगे। क्यों ये साधु लोग को मारा है? क्यों ये साधु लोग को पुलिस स्टेशन का अंदर मारा है गुजरात पर? आपको पंजाब की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की नहीं, मुझे अफसोस इस बात का लग रहा है आज कि हम बंगाल की बात छोड़ के जो वहां पर हुआ है वो सारी बातें करेंगे जो पहले हुई हैं और उसकी तुलना, जिसे व्हाट अबाउट री कहते हैं, वो करेंगे। लेकिन आज की बात कोई नहीं करेगा। चर्चा करने आए या आपको कहीं और की चर्चा करनी है? आपको कहां की चर्चा करनी है?
और नहीं तो जहां की चर्चा करनी है, सबका वहां की चर्चा चर्चा होगा, करनी है। सबका चर्चा होगा। गुजरात का वो दंगा का बारे में भी चर्चा होगा। 2008 में गुजरात में जो दंगा किया था, 70 सीट में। चलिए बादल साहब अब मुख्य मुद्दा ये है कि जाके आपने पैसे दे दिए, जाके आपने नौकरी दिलवाने की बात कर दी, लेकिन ये बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये कब ठीक होगी? खोलकर पी गए बंगाल के लोगों को सोचिए। चलिए एक मिनट, मैं बादल साहब गुजरात का एड्रेस सब बोलेंगे नहीं सुन पाएंगे। बादल साहब विपिन जी, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं मैं आता हूं सर, हर्षवर्धन जी आपके पास भी आता हूं। बिना सिर पैर की बात बोल के जाने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, हम अभी आएंगे दोबारा, लेकिन इस समय सिवाय ये है कि दोनों बोलेंगे तो मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। बादल साहब का जवाब लेता हूं, आपके पास भी आऊंगा। क्योंकि ये जो है ना, ये तरीका गलत है। आप बोल के निकल जाते, झूठ बोल कर निकलते। ये कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे, कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे। अरे झूठ नहीं, लॉजिक का बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ। लॉजिक और डेटा में फर्क होता है। जो डेटा आप लोगों ने दिया वो डेटा का बात ही कर रहा हूँ, वो डेटा का बात ही हम कर रहा हूँ। लॉजिक छोड़िए, जो डेटा चीफ मिनिस्टर ने दिया वो डेटा का बात ही कर रहा हूँ मैं। ये 188 साधु को चलिए फिर लौटेंगे अभी वक्त है। बादल साहब बड़ा सवाल कि सब कब बंद होगा? बंगाल पर आपको कुछ पता होना चाहिए था, क्यों आ गए? ठीक है सर, हर्षवर्धन जी आते हैं, अभी लौट के आते हैं। बादल साहब मुझे 2 मिनट टाइम चाहिए। हाँ मिलेगा, आप बोलिए। 2 मिनट टाइम चाहिए। हर्षवर्धन का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा बात बंगाल के बारे में सारा महना बहुत कोई बात बोल दिया। ये कौन है? ये हर्षवर्धन ये कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। ये खुद एक बदमाश है, क्योंकि एक बदमाश होकर दूसरे के बारे में बोलते हैं। मैं डायरेक्ट इनको बोल रहा हूँ, और इसके नाम पर केस होगा। मैं तो बोल सकता हूँ। अरे हर्षवर्धन जी, एक काम कीजिए, बताइए, मूर्ति घर में लगा दीजिए। क्यों बोल नहीं पा रहे? पर बोलने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत अपने आप को। बादल दा देखिए, थोड़ा मैं आपको थोड़ा निवेदन भी करूंगा, कॉशियस की पर्सनल मत होइएगा बातचीत में। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन पर्सनल मत होइएगा, हम टीवी पर हैं। पहले पर्सनल एड किया, बिपिन जी पहले पर्सनल एड किया। नहीं आपने आपका रिकॉर्डिंग नहीं, जो भी उन्होंने बात कही वो दायरे में रह के कही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं, आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन उन पर आक्षेप सीधा मत लगाइए कि वो कौन है। इसका जवाब कोई दे दे कि देश के किस राज्य में स्वतंत्रता के बाद लोगों को चुनाव के बाद अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। इनका बात बताइए क्यों इस पे सबको इतनी मिर्ची लगी? इनका बात सुनने के लिए मैं बैठा। अरे बादल दा, लेकिन एक मिनट आप बात तो समझिए। अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो आप एक दायरे में रह के बात करेंगे ना। इसका जवाब चूंकि वो नहीं दे पाएंगे। चलिए बोलिए हर्षवर्धन जी, एक मिनट रुकिए, उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, आप बोलिए। देश के हर्षवर्धन जी रुकिएगा, ठीक है। बादल दा बोलिए। 2014 से 2022 तक 5 लाख लोगों को किसान आत्महत्या किया। 2014 से 2022 तक लखीमपुर में अजय मिश्रा ने, उसका बेटे ने क्या किया? आज तक क्या हुआ? दलित के ऊपर अत्याचार, गोरक्ष के नाम पर अत्याचार, लाभजेद का अत्याचार, उत्तर प्रदेश में, बिहार में एनकाउंटर, कितना दंगा हुआ, उत्तराखंड हुआ। मोदी जी क्या क्या पूरे देश के लिए लाखों करोड़ लोगों को मार दिया। उत्तर में बादल भाई मुझे आप थोड़ा शांत हो जाओ, एक गिलास पानी पियो और मुझे ये बताओ, आपकी कानून व्यवस्था कब सुधरेगी बंगाल के अंदर? किसान आंदोलन हुआ, 1 साल में 700 लोग मार गए। बादल जी, आप उत्तेजित क्यों हो रहे हो? को करना चाहिए। नहीं, फिर तो क्या ये हम मान लें कि यही बंगाल है, तो फिर तो वो सही बात है कि यही होता होगा। थोड़ी सी बात में उत्तेजना भड़क जाती है और फिर तो बात खत्म हो गई। मारिए पीटिए एक दूसरे को, शांति से बात हो सकती है ना सर, शांति से बात हो सकती है। आप आराम से जवाब दीजिए। आप किसको देखा? हर्षवर्धन। अरे आप हर्षवर्धन पे क्यों जा रहे हैं? देखिए, जैसे आपको बुलाया चैनल ने, वैसे उनको भी बुलाया है। तो मैं प्लीज आपसे निवेदन करूंगा कि आप पर्सनल कटाक्ष मत कीजिए। अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं है तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन उत्तेजना मत कीजिए। लोगों की हत्या हो गई, जला के मार डाला तृणमूल के गुंडों ने, तृणमूल के लोगों को। अरे सीधी बात का जवाब दे दीजिए ना, मुझे छोड़िए ना, मैं कौन हूँ? हर्षवर्धन त्रिपाठी का कोई मतलब नहीं है, उन लोगों के जीवन का मतलब है। पूरे बंगाल के लोग, लाखों लोग कहां पर बलात्कार हुआ? बादल भाई सिंपली छोड़ दीजिए, अभी आप उनको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब ठीक होगी? ये बड़ा सवाल है। अगर आपने अब इसका जवाब नहीं दिया तो मानूंगा कि जवाब नहीं है। नहीं, जवाब तो दो रहा हूं। आप तो पहले पूछना चाहिए, ये कौन है? एक सांबादिक है यार, पूरे टीएमसी कार्यकर्ता पूरे बंगाल। फिर वही बात, कैसे बोले आपने? देखा नहीं यहाँ पे
फिर वही आपसे बात, कैसे बोल सकते हैं? सारे पैनलिस्ट और दर्शक यही सोचेंगे कि यही है, फिर यही हो रहा है बंगाल के अंदर। क्या वो? आप शांति से जवाब दीजिए ना। अगर मान लीजिए उनकी कोई बात आपको ठीक नहीं लग रही तो आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आप फैक्ट से उनकी बात को काट दीजिए। हर्षवर्धन जी, मैंने खुद देखा, वो आग दिखा रहा है सबको, पूरे बंगाल के लोगों को आग दिखा रहा है। इतनी बहस बीत गई आग, इतनी देर ओहो। की, सिवाय इस चीज के कि लोगों के जीवन का जो मर गए उसका मखौल उड़ाने के ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हाई स्पीड ट्रेन इस तरह से कैसे राजनीति में लोग रह सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है अब ये ठीक नहीं। मैं एक छोटा ब्रेक लेने जा रहा हूं। आप दोनों लोग पानी पीजिए, थोड़ा अपना गुस्सा शांत कीजिए। हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, पर्सनल हमें बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? अपने तथ्यों पे बात रखिए। और जो वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और बात हो रही है इस वक्त बंगाल के बीरभूम में घटी घटना की। और सवाल बड़ा यही कि क्या बंगाल में सच में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और राजनीतिक हिंसा वहां पर विरासत जैसी क्यों नजर आती है? बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। चंदन, आप हमें ये बताएं कि कांग्रेस इस बार बड़ी मुखर होकर सामने आ रही है, लेकिन क्या ये ऐसा है कि जब से ममता बनर्जी ने कुछ स्टांस ले लिया है कि भाई कांग्रेस विपक्ष का चेहरा नहीं और वो किसी काम की नहीं, अब बदलना होगा, वक्त आ गया, तो आपने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया? पहले हमने आपके स्वर इतने मुखर नहीं देखे इन चीजों को लेकर। देखिए, ये आप सोचिए, कांग्रेस इज अ नेशनल पार्टी, एक नेशनल एम्बियंस है, इसका कंपल्शन हर स्टेट पे अलग अलग होते हैं। यहीं पे अधीर रंजन चौधरी जी हम लोगों का प्रदेश सभापति है, स्टेट प्रेसिडेंट, एंड ही इज, एज यू नो, इतना सामने से लीड करते हैं। आज अधीर रंजन चौधरी जब जा रहे थे रामपुरा विजिट करने के लिए, उनका गाड़ी रुका गया। तो बात यह बनता है, कांग्रेस जहां पे प्रोटेस्ट का है, बंगाल में कांग्रेस ऑलवेज प्रोटेस्टिंग, लेकिन बात यह होता है, कांग्रेस अगर ये ममता बनर्जी अगर ऐसे ही सोचती है तो कांग्रेस हल्दा में जो कांग्रेस का एक काउंसिलर का निधन हुआ, तो इसमें ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस उनका क्या वर्जन है? तो कांग्रेस तो यहाँ पे अटैक हो रहा है, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल फिगर्स आर अटैक्ड। अभी यहाँ पे जो हालत है, ये हालत ऐसे ही लोग बना रखे, एक इंजस्टिस एक दूसरा इंजस्टिस पैदा करते हैं। इन लोगों का अपना अपना जो ग्रुप्स है, ग्रुप से सब ग्रुप्स बना है, हर जगह पे इन लोगों का कोशिश है ऑपोजिशन स्पेसलेस करो। तो ऑपोजिशन का स्पेस लोकतंत्र में कभी तो मतलब खत्म नहीं होता है। तो इसमें क्या है, वो ऑपोजिशन अपने में ही बना लेते हैं। तो अपने बीच में जो ऑपोजिशन है, इसका हालत क्या होता है, ये रामपुरा जो घटना घटी, ये इनका एक निदर्शन। तो अभी हम लोग ये बोलने चाहते हैं, बंगाल में फ्रंट बाई फ्रंट ये कांग्रेस लीड कर रहे हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह पे इस पे कांग्रेस भी अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है फॉर द पीपल। बंगाल का जो आम आदमी है, इनका चलते हम लोग हर टाइम खड़ा है अधीर रंजन चौधरी साहब का लीडरशिप। ये तो एकदम सही बात। ठीक है आशुतोष, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ममता बनर्जी की बात करूं तो एक ठीक एक होता है कि आपकी पॉलिटिकल लड़ाई होती है, लेकिन जब से वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी है बंगाल की, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज में उनका तेवर उग्र ही है, एक बैलेंस अप्रोच नहीं दिखाई देती, हमेशा एक कन्फ्रंटेशन सा दिखाई देता है चीजों को लेकर। नहीं, ममता बनर्जी का स्वभाव हमेशा से एग्रेसिव रहा है, और ये कहना कि आज वो एग्रेसिव हो गई, जब वो विपक्ष में थी तब भी एग्रेसिव थी, और जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी उस वक्त भी एग्रेसिव थी, और जब वो कांग्रेस पार्टी में थी उस वक्त भी एग्रेसिव थी। और इसी एग्रेशन की वजह से जब उनके मनमाफिक उनको पद प्रदेश कांग्रेस में नहीं दिया गया, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ी और अपनी अपनी पार्टी बनाई। तो ममता बनर्जी की खासियत ही उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद उनमें बदलाव आया, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। लेकिन जहां आशुतोष मामले जहां संवेदनशील हो थोड़े, वहां पर भी नहीं। अब ये तो देखो, ये ममता बनर्जी को आप सिर्फ एक नैरेटिव के तहत अगर हम साबित करने की कोशिश करें तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो बुलडोजर लेके चल रहे हैं? भाई आप तो हर आदमी तो वो भी गलत है तो ये भी गलत है। मेरा कहना है कि हर मुख्यमंत्री का, हर नेता का अपना एक स्वभाव होता है, अपने हिसाब से काम करता है। अगर उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री चुना गया है तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ तो खासियत होगी, जनता ने कुछ तो उनको विश्वास रखा होगा। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना की जांच हाईकोर्ट कर रहा है, और हाईकोर्ट को रिपोर्ट देनी, हाईकोर्ट अपनी रिपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसी किसी घटना के आधार पर आप किसी सरकार को हत्यारी सरकार कह दें, मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। उस आधार पर तो बहुत सारी सरकारों को इस देश के अंदर हत्यारी सरकार कहा जाएगा। क्या जो गुजरात में 2002 में उसके आधार पर आप कुछ भी कह देंगे उसके आधार पे? क्या जो लखीमपुर को उसके आधार पर कुछ भी कह देंगे? क्या उसके आधार पर जो दलितों के साथ जो राजस्थान में हुआ, तो क्या आप कुछ भी कह देंगे उनके साथ? मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों से हमें साफ तौर बचना चाहिए। हाँ, आलोचना
तीखी होनी चाहिए, जितनी तीखी कर सके उतनी तीखी आलोचना करनी चाहिए। अगर 10 लोगों को आज जिंदा जलाया गया है तो उसकी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है, और ये उनकी जिम्मेदारी को इस बात को इंश्योर करें कि आइंदा इस तरह की घटना ना हो। और अगर इस तरीके की घटना होती है तो जिन लोगों को किया जा रहा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी का घर जाके गिरा दें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको आके आपको हल्काए कि नहीं भाई आप जो कुछ कर रहे हो कानून सम्मत नहीं है। तो मेरा साफ तौर पर मानना है कि घटना हुई है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि घटना बर्बर है, और ये किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है। लेकिन उसके आधार पे आप किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करें, यह बात भी ठीक नहीं है। ठीक है बादल भाई, आ रहा हूं आपसे बहुत सारे जवाब लेने, और मेरा भी सवाल अभी तक बाकी, लेकिन मैं कमेंट यहां पे लूंगा प्रियंका से। प्रियंका, अब क्या आप लोगों की ये भी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए? क्या उसी से सब सामने आएगा? आपको भरोसा नहीं है इस सरकार पर? देखिए, अगर मुद्दे की बात करने हम यहाँ बैठे हैं और सबको ये बात को रखने दिया जाए तब मैं इस पर कुछ बोलूं, और अगर मेरे बीच में कोई भी बोला तो उसके बाद में जवाब नहीं दूंगी। नहीं, आप बोलिए। देखिए, सीबीआई डिमांड जो है वो सिर्फ हमारी नहीं, यहाँ की जनता की डिमांड है, रामपुर हाट के उन लोगों की डिमांड है जो कह रहे हैं कि हमें यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं, सेंट्रल फोर्सेस को बोलिए हमारे गांव में आए। ये उन लोगों की डिमांड है जो रातों रात डर के मारे गांव छोड़ के भाग गए, जिनको भगा दिया गया। अब ये जो मुद्दा है ये हुआ क्यों? ये भादु शेख बोल करके जो टीएमसी के प्रधान थे वहां पर, उनका घर भी मीडिया में दिखाया गया है। सीपीएम के जो नेता गए थे सलीम जी, उन्होंने ले जाकर के उसका घर भी दिखाया कि देखिए इसने इलीगल काम करके क्या क्या नहीं बनाया, और ये झमेला क्यों हुआ। उससे नीचे के जो कार्यकर्ता थे, वहां के जो लोकल लीडर्स थे, इन लोगों का आपस में झमेला था, तो मार पिटाई हुई, उनका खून हो गया। उसके बाद बदला लेने के लिए यहाँ इतने घरों में आग लगा करके लोगों को, औरतों को, बच्चों को, सबको मार दिया गया। तो अब टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो डर में हैं, और ये डर मुझे दिखाई दे रहा है जो अपने आप को टीएमसी समर्थक और विश्लेषक बोल करके बैठते हैं, उनको भी ये लग रहा है कि जब इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी से आए हुए जो लोग हैं, बाबुल सुप्रियो और शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी छवि अच्छी होने के कारण उनको टिकट दिया जाता है, और हम तो सिर्फ विशेषज्ञ और क्या कहते हैं समर्थक बन करके रह गए हैं। तो ये आपस में धंधा जो है, इनको लग रहा है कि अब तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगर 356 लग गया तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। जिन लोगों ने ऐसे अवैध घर बना रखे हैं, कारोबार बना रखे हैं, उनको बुलडोजर से डर तो लगेगा ही, क्योंकि इनको लगता है कि अगर 356 लग गया या कभी सरकार खुदा ना खास्ता बदल गई तो ये बुलडोजर उनकी अवैध प्रॉपर्टियों पर चलेगा। तो डर स्वाभाविक है भाई, डर इनके मुंह पर नजर आ रहा है, देख लीजिए, झूठी मुस्कुराहट से तो छुपेगा नहीं। जी ठीक है, तो बादल भाई बहुत सारे जवाब आपको देने हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा मूल प्रश्न एक बार फिर जोड़ देता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कब सुधरेगी? विपिन जी, मैं छोटा छोटा करके मैं आंसर देना चाहता हूँ। मैं तो राज्यपाल का बात आया, राज्यपाल हर दिन कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं बंगाल के, वो खुद का गवर्नमेंट के विरोध खिलाफ वो ट्वीट करते हैं, और राज्यपाल जब विधानसभा में भाषण देते हैं वही भाजपा के विरोधी पक्ष जो विरोधी है, 2-4 एमएलए है, वो लोग राज्यपाल को घेराव करते हैं, उसका वक्तव्य जो होता है, लिस्ट होता है, उसको फाड़ देता है। भाजपा ही उनका विरोध करता है, और भाजपा उनको तो रहना है राज्यपाल, दोबारा कोशिश कर रहे, दोबारा फिर राज्यपाल बने तो उसको ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ना कुछ कहना चाहिए। तीसरा बात, बाबुल सुप्रियो, पुरुषोत्तम सिन्हा, मैं प्रियंका मैडम को कहना चाहता हूँ, बाबुल सुप्रियो, पुरुषोत्तम सिन्हा आप लोग क्यों छोड़ दिया, और उन्होंने भाजपा को क्यों छोड़ा और क्यों टीएमसी में ज्वाइन किया? एक तो सवाल का जवाब तो आप लोगों को ही देना पड़ेगा। तीसरा बात है, जो लोग देश के लोगों के लिए जो काम किया 2014 से 2022 तक आने के पहले, मोदी जी जितना वादा किया था एक भी पूरा नहीं हुआ। 10 शहर मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, स्वच्छ भारत अभियान बंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 3 साल से 1 पैसा नहीं देता है। कोरोना काल में कितने लोग मर गए सर, आप भी जानते हैं विपिन जी। और 15 लाख का बात किया, 15 पैसा की ऊर्जा, पेट्रोल का महंगाई, पेट्रोल डीजल का महंगाई, और घर घर में देखिए नेशनल कमोडिटीज का महंगाई देखिए कितना हो गया। लेकिन मोदी जी देश के लिए कुछ नहीं, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। किसान आत्महत्या किया, किसान आंदोलन में 700 में किसान आत्महत्या किया। वही हरियाणा के राज्यपाल जब पूछा था, मोदी जी क्या आंसर दिया? देखिए मोदी जी को हम किसी और शो में लेके आप उनको कोसिएगा, लेकिन अभी जो बंगाल की बात है वो तो कीजिए ना सर। दोबारा कीजिए, क्वेश्चन कीजिए विपिन जी। हाँ बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। मैं और एक कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं बादल दा कि बंगाल की स्थिति कब सुधरेगी? अब ये छुपी नहीं है किसी से। बिल्कुल सर, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, पूरा देश भी जानना चाहते हैं। कुछ इलाका 10.5 करोड़ लोग के अंदर 2011 से 2022 तक लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छी है, आप सब जानते हैं। लेकिन ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं,
भाजपा करते हैं, वो डायरेक्ट भाजपा करते हैं। विरोध करना है तो ऐसे विरोध करेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बंगाल होकर बंगाल में रहे, बंगाल में खाना खा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन बंगाल का बदनाम कर रहा है, बंगालियों का बदनाम कर रहा है, क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं। लेकिन आप एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूछिए, ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी कर रहे हैं। चलिए मान भी लिया, अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सर लोगों की जान की बात है। बहुत बढ़िया, आप बंगाल को बढ़िया बना रहे, सब अच्छा होगा, मना ही नहीं है उससे, लेकिन लोगों की जब जान है, लोग जिंदा जल रहे हैं। एक महीने में 26 लोगों की मौत और राजनीतिक राइवलरी में एक दूसरे की हत्या, ये क्या है? 26 लोगों का मौत कहा हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन एक घटना हुआ, प्रियंका मैडम सोमनाथ ने बोला एक घटना हुआ, क्योंकि 1 साल 2 साल पहले वो घटना हुई, उसके बाद उसका बदला लेने के लिए उसको मनुष्य को मार दिया, पार्टी का चुका था, और उसको मारने के बाद 2-4 उसका समर्थक किसी के घर में आग लगा दिया। मतलब इसके ऊपर टीएमसी के, तो मतलब ये घटना इतनी सिंपल है, ये घटना इतनी सिंपल है कि बस 2 परिवार लड़ गए, एक की हत्या हुई, दूसरे ने उसको जिंदा जला दिया। टीएमसी के लोकल जो प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसको अरेस्ट किया गया है, लोकल जो कार्यकर्ता अरेस्ट किया, एसडीपी को सस्पेंड किया गया, आईसी को सस्पेंड। ये जो जिनकी हत्या हुई है ना, बादल दा, जिनकी हत्या हुई है ना, जिनकी सीट गठन किया, उसका दान चल रहा है, सब कुछ है, 10-12 लोगों को अरेस्ट किया, जिस आपके टीएमसी जो आप ही का था, गांव का उपप्रधान था, उसकी जो हत्या हुई है, सुन लीजिए, उनकी वाइफ का ये स्टेटमेंट है कि उनको राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है। इसी व्यक्ति के भाई की हत्या 1 साल पहले हुई थी, उसका आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है, और यह है कि इस परिवार के बाकी लोग डर के मारे गांव छोड़ के चले गए कि अब फिर से कुछ होगा और इनके भी लोग जिंदा जला दिए जाएंगे। जामीन दिया सर, और वो टीएमसी का ही नेता है या था, माफ कीजिए, मरहूम। नहीं सर, ये वो तो हाईकोर्ट से जामीन मिला, जामीन मिलने के बाद वो लोकल इलाके में लौट के आया, यही बात है। और मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, दीदी जितना काम कर रहे हैं, आप कोमनासी से देखिए, पूरा विश्व से वर्ल्ड पुरस्कार लेके आया। देखिए भाई, एक बच्चे स्कूल जाएगा, उसका खाना पीना, शर्ट पैंट ड्रेस सब कुछ दीदी देगा। स्कूल कैसे एक महिला जाएगा, उसके लिए यहाँ पर दीदी के काम का सवाल नहीं है, एक अलग सवाल सिंगर आए साहब सब कुछ कर रहा है पूरे बंगाल के लोगों के लिए। जो लोग अंदर होता है उसके लिए पैसा, गाँव में पैसा चला जाता है, पैसा चला जाता है, आपको बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? आपको तो जस्टिस पड़ेगा। 26 मर्डर्स इन अ मंथ, नहीं बादल साहब, नहीं, मुझे आपसे जवाब नहीं मिल रहा। मैं उम्मीद करता हूँ सोमनाथ साहब दे पाएंगे। सोमनाथ जी, जिसके बारे में नहीं, मैं पहले प्रियंका जी का बात प्रियंका जी क्या वो है ना, घुमा के डिबेट को उन्होंने आज अभी से 10 मिनट पहले कुछ बोला, आप उसका अभी कॉन्टेक्स्ट में जवाब देंगे तो कहां से कनेक्ट होगी? आप ये बताइए कि बंगाल की स्थिति कब सुधरेगी? आपको लगता है सुधर पाएगी? अरे विपिन जी, प्रियंका भी तो बंगाल, अरे बंगाल, प्रियंका जी भी तो बंगाल, अरे प्रियंका जी भी तो बंगाल, सुनिए ना, वो बोल रहा था ना दुकान खुलने का बाद, प्रियंका जी खुद दुकान खुलने के लिए 2 बार इलेक्शन में खड़ा हुआ, लेकिन बंगाल का आदमी, बंगाल का आम जनता उसको दुकान, चलिए हो गई ना ये बात, तो उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। अब आगे की बात कीजिए सर, अब समय कम है मेरे पास। दुकान बंद हो जाएगा, 1 मिनट दुकान, और ये लोग बिग बाजार खुलने के लिए, अरे नहीं यार, प्रियंका जी बिग बाजार खुलने के लिए 2020 के पहले इलेक्शन में खड़ा हो गया। आप लोग आपने क्या बोला है, आपने तो बिग बाजार खुलने के लिए 2 बार इलेक्शन में खड़ा हुआ था। प्रियंका जी, मैं आपने बोला है, आपने दुकान का बात बोला है, मैं बिग बाजार का बात बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है मेरे क्या हर्षवर्धन, क्या बंगाल के अंदर ये सियासी हिंसा रुक पाएगी? क्योंकि वाकई ये सब देख के बहुत दुख होता है। विपिन जी, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन ऑडियो डाउन कराइए, क्योंकि बहुत ही अभद्रता करने वाले लोग हैं डिबेट में। बोलिए आप। एक लाइन की बात यह है कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे होता है। 34 वर्ष, 3.5 दशक वामपंथी हिंसक राज रहा। हम ये कहकर बचाते रहे, दिल्ली में बैठे पत्रकार, विश्लेषक, टीवी पर आने वाले, अखबार में कॉलम लिखने वाले, कि बड़ी सरोकारी सरकार है,
और पूरा बंगाल बर्बाद हो गया। हम लोगों ने बेईमानी की पत्रकार के तौर पर, जिसने कम्युनिस्टों के राज को छिपाया, यहां चर्चा नहीं की। फिर ममता बनर्जी जी की सरकार आती है, 1 बार 2 बार 3 बार, और लगातार हिंसक घटनाएं होती हैं, लोगों को मारा जाता है। पहले एक दूसरे को मारते थे, अब आपस में मार रहे हैं। हम टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि देखिए बंगाल को अलग से कहिए, वहां तो पॉलिटिकल कल्चर है हिंसा का, नहीं ठीक हो सकता है। तीसरी बात, जो सरकार है, जिस ममता बनर्जी की जान जाते जाते बची थी, विधानसभा में वो टूटा हाथ पैर लेकर आई थी, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर जब संसद में आई थी तो संसद में भी उनको एक बार पिटाई हुई, तो संसद में उसी हाल में आई। वो ममता बनर्जी लोगों की अस्मिता, महिलाओं की, लोगों के जीवन, उसका कोई ख्याल नहीं रख रही है। और ममता बनर्जी से लेकर उनकी पार्टी के नेता तक टीवी की बहस में इस अमानवीय बर्बर नृशंस हत्याकांड पर भी उसको कुछ खोज रहे हैं कि व्हाट अबाउटरी की जाए, यानी पहले ये हुआ था तो आज ये हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जल्दी वहां से ये जो कुसंस्कृति है, ये जो बंगाल के लोगों के ऊपर कलंक लगा रही है पहले कम्युनिस्ट सरकार। जी ठीक है, मेरा समय समाप्त हो रहा है, जस्ट 1 मिनट से कम रह गया। आशुतोष, क्या वही सवाल मेरा कि क्या हम बंगाल को इस कुचक्र से बाहर आते हुए देखेंगे? बहुत सारी सरकारों को बहुत सारे कुचक्र से बाहर निकलने की जरूरत है। आशुतोष जी, सिर्फ मैं अभी बंगाल की, हम वो बात कर लेंगे, लेकिन अभी बंगाल की बात नहीं, मैं भी बंगाल की बात कर रहा हूं जी। अगर इस देश के अंदर कम्युनिस्ट होना गुनाह है तो कम्युनिस्टों को मेरे ख्याल से देश से निकाल देना चाहिए। ये जो नया तर्क है भाई, जिनके ऊपर दंगा कराने के आरोप लगते थे। नहीं, आशुतोष, ये बात कि जिस तरह का पॉलिटिकल राइवलरी और उसमें लोगों की जान को जाता हुआ देखते हैं, वो सच में खराब है, वो बंगाल में ही दिखता है। विपिन, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जिस पार्टी के लोगों को लोगों के पेट में तलवार घोंपने के आरोप में उम्र कैद और फांसी की सजा हुई है, वो दूसरों को भाषण नहीं दे सकते। मैं ये बात कहना चाहता हूं, और इस बात का उदाहरण है। तो जो एक सरकार को आप हत्यारी सरकार घोषित नहीं, वो ठीक है आशुतोष जी, मान ली वो बात, लेकिन मेरा मूल सवाल बंगाल को लेकर, मैंने साफ तौर पे कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। वहां गवर्नर के हाउस में जो सज्जन बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष की जहां सरकार है वहां गवर्नर कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां गवर्नर चुपचाप बैठे। लखीमपुर के मामले में गवर्नर ने कुछ बोला? चलिए ठीक है, मेरा क्योंकि समय समाप्त हो गया, मेरा क्योंकि समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। लेकिन ये कि आप जिस तरह की राजनीतिक हत्याओं में, या मैं कहूं जो भी अभी घटा है बंगाल के अंदर, आप उस राजनीति से जोड़े या उसे आप मानवीय आधार पर देखें, वो अच्छा तो नहीं है। ठीक है, राज्य सरकार मुआवजा दे रही है, जांच कराएगी, सब कुछ होगा, राजनीति भी होगी, लेकिन वो लीगेसी ना बने, वो आगे परंपरा के तौर पे चलता ही ना चला जाए। इस बात को जरूर बंगाल के नेताओं को सोचना चाहिए। और शायद इस पर्टिकुलर मामले में बंगाल बहुत तरक्की करे, बंगाल का बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा सब कुछ रहा है, लेकिन इस मामले में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि मानवीय जीवन इन सबसे ऊपर है। धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।